Okay, today's topic was, yeah. Assalamu alaikum class. So today we are going to discuss chapter 13, that is Murabaha. Okay, ये बहुत commonly used type है of Islamic banking, जो कि Islamic banking में in most occasions at most cases यही मुराबा यूज हो रहा होता है, और जो इस्लामिक पाकिस्तान में प्रैक्टिस में 66% of times at least मुराबा ही यूज हो रहा होता है. Okay, अब मुराबा है क्या? In simple words, मुराबा is a type of a sale जहां पर सेलर एक्सप्रेसली अपनी कॉस्ट डिक्लेयर कर देता है कि मैंने इतने में ये चीज खरीदी है, इसके ऊपर मैं इतना प्रॉफिट चार्ज करूंगा और इतने में आपको बेचूंगा. ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ मुराबा. इन दिस केस जो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है वो डिक्लेयर्ड होता है, इसलिए मुराबा सिर्फ तभी होगा जब कॉस्ट डिक्लेयर्ड होगी और उस चीज की कॉस्ट डिटरमिन की जा सकती होगी. एग्जैक्ट उस चीज को एक्वायर करने में कितनी कॉस्ट आई वो डिटरमिन करके वो बताएगा, और उसके ऊपर अपना प्रॉफिट भी बताएगा कि मैं इसके ऊपर इतना प्रॉफिट चार्ज कर रहा हूं, और इसकी बेसिस के ऊपर सेल होगी. तो इट्स अ सेल एग्रीमेंट बेसिकली, जिसमें कॉस्ट डिक्लेयर्ड होती है और प्रॉफिट भी डिक्लेयर्ड होता है. ठीक है, तो इसके अंदर कोई एडवांसमेंट नहीं हो रही. जैसे कि अगर जनरल में अगर आप देखें, जैसे कि इस्लामिक बैंक में अगर आप जाएंगे तो आपको मुराबा का कॉन्सेप्ट मिलेगा. जनरल कमर्शियल बैंकिंग के अंदर अगर हम जाते हैं तो वहां पर हमें मुराबा नहीं मिलता. ठीक है, वहां पर नॉर्मल आप जाएंगे कि मुझे लोन चाहिए, वो आपको उतनी अमाउंट दे देंगे और उससे आप जाकर अपनी चीज खरीद सकते हैं. लेकिन इन इस्लामिक बैंकिंग वो आपको अमाउंट नहीं दे सकते इस तरह से. तो इसका जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बेसिकली समझा देता हूँ. होता ही है कि आप इस्लामिक बैंक के पास जाते हैं कि मुझे एक पर्टिकुलर चीज खरीदने के लिए, रनिंग एक्सपेंसेस वगैरह पूरे करने के लिए कोई मटेरियल, जैसे रॉ मटेरियल लेती हैं कंपनीज, तो वो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल चाहिए. तो वो जो रॉ मटेरियल है उसकी परचेज के लिए इतनी कॉस्ट आएगी, लेट्स सपोज. ठीक है, तो इतने का आता है. तो बैंक उसके साथ जो एग्रीमेंट करता है वो मुराबा का करता है, जिसके अंदर सबसे पहला जो एग्रीमेंट होता है कि वो उसको सेल करेगा, जिसके अंदर ये होता है कि आप जब जाते हैं वो आपको कहते हैं कि हम आपके साथ मुराबा करना चाह रहे हैं, इतनी हमारी कॉस्ट है, इसके ऊपर ये हम प्रॉफिट चार्ज करेंगे. जब ये एग्रीमेंट आपका हो जाता है तो बैंक वो एक्वायर करेगा कमोडिटी. ठीक है, उसके लिए बैंक आप ही को अपना एजेंट डिक्लेयर करता है कि जाएं मार्केट से मेरे बिहाफ के ऊपर ये चीज खरीद लें. ठीक है, आप जाते हैं मार्केट में, पसंद करते हैं, वो चीज खरीदते हैं और बैंक को कॉल कर देते हैं कि जी ये चीज मैंने ले ली है, इनका पे ऑर्डर जो है वो तैयार कर दें और इनको पे कर दें जिनसे मैंने खरीदी है. ठीक है, जैसे ही आप ये बात कर लेते हैं, बैंक साथ ही आपको आप साथ ही उसको ये ऑफर भी करते हैं कि मैंने ये चीज खरीदनी है, मुझे बेच दें. और इसी के साथ बैंक आपको वो चीज बेच देता है और उसका जो रिस्क होता है वो आपको ट्रांसफर हो जाता है. ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स हैं, वो जरा हम इसके एंड के ऊपर डिस्कस करेंगे. वो चीजें भी आपको ट्रांसफर होगी और वो जो चीज का रिस्क है वो भी आपको ट्रांसफर हो गया. अब बैंक ने जब पेमेंट क्लियर कर दी है, बैंक उस तरफ से क्लियर हो गया, अब आपने उसको जो भी कॉस्ट थी प्लस प्रॉफिट वो उसको वापस करना होता है. जो क्योंकि इसको हम सेल कहते हैं डेफर्ड सेल, के बेसिकली सेल आज हो गई है, चीज कमोडिटी पहुंचा दी गई है और पेमेंट उसकी फ्यूचर में दी जाएगी. ये चीज अलाउड होती है, इसलिए ये कर सकते हैं. तो वो पेमेंट उसकी फ्यूचर में दे रहे होते हैं, मतलब कोई महीने, 2-6 महीने बाद. So Muraba is one of the most commonly used modes of financing by Islamic banks and financial institutions. Definition में एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ, वैसे मैंने आपको सब explain कर दिया है. Murabaha is a particular kind of sale where the seller expressly mentions the cost of the sold commodity and sells it to the buyer by adding some profit thereon. Thus, Murabaha is not a loan given on interest; it is a sale of a commodity for hand-to-hand or deferred price. The My Murabha in banks involves the purchase of a commodity by a bank on behalf of a client and its resale to the latter on a cost plus profit basis. Under this agreement, the bank discloses its cost and profit margin to the client. In other words, rather than advancing money to a borrower, which is how the system of world works in a commercial bank, the Islamic bank will buy the goods from a third party and sell those goods to the customer at a pre-agreed price. Murahaba is a mode of financing as old as Musharka. Today, the Islamic banks around the world, approximately 66% of the all investment transactions are through Murabaha. Now, the difference between Murabaha and sale. Okay, basically sale और मुराबा के अंदर डिफरेंस क्या है? जो सिंपल सेल होती है जहां पर आपको डिस्क्लोज नहीं किया जाता कि कॉस्ट क्या है, उसे मुसव्वमा कहा जाता है. ठीक है, कि यहाँ पर आपको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा कि कॉस्ट कितनी है और कितना प्रॉफिट लिया जा रहा है, बस एक प्राइस के ऊपर आपको चीज बेच दी जाती है. ठीक है,
So a simple sale in Arabic is called musawwama, a beginning sale without disclosing or referring to what the cost price is. However, when the cost price is disclosed to the client, it is called a murabaha. A simple murabaha is one where there is cash payment, और जबकि मुराबा मुअज्जल हो जाता है when you defer the payment to a later time period. अब बेसिकली कन्वेंशनल और इसके अंदर मुराबा के अंदर डिफरेंस क्या है? नंबर वन, वो लोन है और ये सेल ट्रांजैक्शन है. नंबर टू, जो वहां पर है उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न किया जाएगा. कमर्शियल बैंकिंग के अंदर लोन के ऊपर जितनी भी एडिशनल अमाउंट होती है वो इंटरेस्ट अकाउंट होती है, जबकि मुराबा के अंदर कंपनसेशन ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स है वो उसको दी जा रही होती है. नंबर थर्ड जो इसके अंदर डिफरेंस आ जाता है कन्वेंशनल से, जो बैंक है वो उसका रिस्क नहीं लेता कभी भी. बैंक सिर्फ पैसे दे देता है और बैंक अपने पैसे ही वापस डिमांड करता है. कमोडिटी का रिस्क बैंक नहीं ले रहा होता, जबकि इसके अंदर ओनरशिप के साथ बैंक को कमोडिटी का रिस्क भी लेना था. बिकॉज आपको याद होगा हमने जब सेल डिस्कस की थी कि कमोडिटी जब तक बैंक की ओनरशिप में नहीं आ जाती, जब तक बैंक उसका रिस्क ओन नहीं कर दे, तब तक बैंक उसे आगे सेल नहीं कर सकता. इस तरह की सेल अलाउड नहीं होती. तो बैंक को पहले उसका रिस्क अपने लिए लेना होगा कि अगर उस दौरान चाहे थोड़ी देर के लिए लिया है, चाहे उस दौरान उस कमोडिटी को कुछ भी हो जाए, तो वो बैंक का रिस्क है, बैंक का नुकसान है, उसके अंदर कस्टमर लायबल नहीं होगा. लास्टली पेनल्टी चार्ज की जाती है लेट पेमेंट के ऊपर कन्वेंशनल बैंक्स के अंदर लोन के ऊपर, जबकि मुराबा के अंदर पेनल्टी चार्ज नहीं की जा सकती. किसी भी तरह की अर्ली पेमेंट के ऊपर भी, लेट पेमेंट के ऊपर भी कोई पेनल्टी चार्ज नहीं हो सकती, कोई प्राइस में डिफरेंस नहीं आ सकता. अब बेसिक मुराबा के रूल्स हम देख लेते हैं, जो कि बेसिकली ये पिछली सेल्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो तकरीबन ज्यादातर इन सब के अंदर चीजें सेम होंगी. जैसे कि सब्जेक्ट जो है सेल का, उसकी एक सर्टेन कंडीशंस है, जो बायर सेलर उनकी सर्टेन कंडीशंस है वो सेम ही होंगी तकरीबन सबके अंदर. जैसे कि सब्जेक्ट ऑफ द सेल मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ द सेल, तो वो एग्जिस्ट करना चाहिए, ये नहीं कि अभी कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता उसकी सेल की जा रही है. ठीक है. Thus, anything that does not exist at the time of the sale cannot be sold, and its non-existent existence makes the contract void. ठीक है. So, जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती वो बेची नहीं जा सकती. अब पहली चीज क्या एग्जिस्ट करती है, दूसरी चीज वो उसकी मलकियत में होनी चाहिए, ओनरशिप में होनी चाहिए, सेलर के कंट्रोल में होनी चाहिए. ठीक है. मतलब उसका रिस्क सेलर के ऊपर होना चाहिए इस वक्त. द सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी इन द ओनरशिप ऑफ द सेलर एट द टाइम ऑफ द सेल. If the seller sells something that he himself has not acquired, then the sale becomes void. Again कि जो उसके अपनी रिस्क में, अपनी ओनरशिप में नहीं लिया, वो चीज वो बेच नहीं सकता. हाँ, उसकी ओनरशिप में थी, पड़ी उसके किसी एजेंट के पास है, लेकिन उसकी ओनरशिप उसी की, उसका रिस्क उसी का है, इवन देन भी सेल पॉसिबल है. ठीक है. नेक्स्ट, the subject of the sale must be in physical or constructive possession of the seller when he sells it to the other person. ठीक है. तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि उसकी फिजिकल या हो पोजेशन में हो या कंस्ट्रक्टिव पोजेशन के अंदर, यानी कि उसके बिहाफ पे उसके एजेंट ने कहीं पर उसको रखा हुआ हो. Constructive possession means a situation where the possessor has not taken physical delivery of the commodity, yet it has come into his ownership, and all rights and liabilities of the commodity are passed on to him, including the risk of its destruction. फॉर एग्जाम्पल, इसके ऊपर मैंने जो लास्ट टाइम आपको इसके अंदर एग्जाम्पल इसी में से बुक में से कोट की थी कि एक बंदे ने गाड़ी खरीदी और वो उसको कहता है कि डीलर को कि जी ये मेरी गाड़ी मेरे रिस्क के ऊपर अब ये मेरी हो गई है, लेकिन तुम अभी कुछ दिन इसको अपने शोरूम पे रखो, मैं इसको यहीं रखना चाहता हूँ. तो वहां उसने एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर उसने रखवा दी है. अब वो इसकी पर्सनल ओनरशिप है, उसको कोई नुकसान हो जाए, कोई फायदा हो उसके अंदर, वो सब इस ओनर का है, वो शोरूम वाले का नहीं होगा. सिमिलरली, ठीक है, तो यहां पर भी ऐसे ही होता है कि कमोडिटी का रिस्क इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव पोजेशन. ठीक है. या फिजिकल पोजेशन हो या कंस्ट्रक्टिव पोजेशन हो. देन एक जो इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर है कि दोनों चीजें डेफर नहीं हो सकती ना, सेल और पेमेंट दोनों को डेफर नहीं किया जा सकता फ्यूचर के अंदर. सेल इंस्टेंटेनियसली हो जाएगी, सिर्फ पेमेंट एक चीज डेफर होती है, सेल बाद में किया जाएगा, पेमेंट आज हो जाए, या फिर पेमेंट बाद में की जाएगी, सेल आज हो जाए. तो यहाँ पर सेल आज हो जाएगी इंस्टेंटेनियसली एंड एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर कि ये टोटल सेल हो चुकी है. ठीक है ना. और पेमेंट फ्यूचर में आ सकती है. सो द सेल मस्ट बी इंस्टेंट एंड एब्सोल्यूट. Thus, a sale attributed to a future date or a sale contingent on a future event. Again, contingent भी नहीं होना चाहिए, फ्यूचर में अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें बेचूंगा, अगर ऐसा ना हुआ तो नहीं बेचूंगा, ऐसा भी नहीं हो सकता. For example, A tells B on the 1st of January that he will sell his car on the 1st of February to B. The sale is void because it is attributed to a future date. फ्यूचर में बेचूंगा, no, this is not allowed. आज बेच दी है, this is the contract जो इस्लाम के अंदर अलाउड है.
अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि हम पिछले बार भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो सब्जेक्ट मैटर है इट शुड बी समथिंग ऑफ वैल्यू, उसकी कोई ना कोई वैल्यू इटसेल्फ होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कि जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, द सब्जेक्ट मैटर बी शुड बी अ प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू, कोई वैल्यूलेस चीज नहीं हो सकती। दस अ गुड हैविंग नो वैल्यू कैन नॉट बी सोल्ड और परचेज, तो जिस गुड की कोई वैल्यू नहीं है वो ना बेचा जा सकता है ना ही खरीदा जा सकता है। Then the subject of sale should not be a thing used for an un-Islamic purpose. ठीक है, कि जो सब्जेक्ट ऑफ सेल है वो कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती जो कि अन इस्लामिक पर्पस के लिए यूज होती हो। ठीक है ना, सो इट कुड नॉट बी अल्कोहल, इट कुड नॉट बी एनी अदर थिंग जो कि अन इस्लामिक पर्पसेस में यूज हो सके। ठीक है, सो सब्जेक्ट जो है वो ऐसा होना चाहिए जो इस्लामिकली अलाउड हो, शरिया उसको अलाउ करती हो। अगेन एक और चीज कि जो सब्जेक्ट है, जो चीज बेची जा रही है, ये नहीं कि मैं तुम्हें कुछ बेचूंगा, कुछ क्या, वो चीज आइडेंटिफाइड हो कि ये चीज बेचूंगा। ठीक है ना, एग्जैक्ट यही वाली नहीं, इस तरह की, मतलब गंदुम के ऊपर अगर हो रहा है तो गंदुम बेचूंगा भाई। ठीक है ना, इस क्वालिटी की गंदुम या इस तरह की गंदुम, तो वो गंदुम बेचूंगा, ये नहीं कि ये वाली गंदुम बेचूंगा। सो द सब्जेक्ट ऑफ द सेल मस्ट बी स्पेसिफिकली नोन एंड आइडेंटिफाइड टू द बायर। या फिर अगर इसके अंदर मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड वाली एग्जांपल दूं, तो फॉर एग्जांपल वो सेल फोन का मॉडल विद द मेमोरी एंड जो उसकी स्पेसिफिकेशंस है वो बताया जाएगा। ये नहीं कि मैं तुम्हें एक, लेट सपोज मैं तुम्हें एक सैमसंग नोट बेचूंगा। अब सैमसंग नोट कौन सा वाला, सैमसंग नोट 10 बेचूंगा, 10 के अंदर जी 256 मेमोरी वाला बेचूंगा, 256 मेमोरी के अलावा ये फीचर्स वाला होगा। तो प्रॉपर स्पेसिफिकेशन के साथ आइडेंटिफाई किया जाएगा कि क्या चीज बेची जा रही है। ठीक है, for example, A, the owner of an apartment building, says to B that he will sell an apartment to B। वही एग्जांपल है जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी कि वो बी से कहता है कि मैं तुम्हें कोई एक अपार्टमेंट बेचूंगा। ये सेल अलाउड नहीं है, वो एग्जैक्ट अपार्टमेंट बता दे कि ये वाला अपार्टमेंट बेचूंगा। Then comes in the delivery of the sold commodity to the buyer must be certain and should not depend on a contingency or chance। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये नहीं कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें माल की डिलीवरी करूंगा, अगर ऐसा ना हुआ तो माल की डिलीवरी नहीं करूंगा, तो कोई कंडीशन उसमें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सो इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी कंटिजेंसी या चांस कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर देंगे। नो, द डिलीवरी ऑफ द गुड सोल्ड कमोडिटी टू द बायर मस्ट बी सर्टेन, कि उसको दिया जाएगा फौरी तौर के ऊपर जितना जल्दी हो सकता है, और किसी कंटिजेंसी के ऊपर उसको डिपेंड नहीं करना। अगेन द सर्टेनिटी ऑफ प्राइस इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ द सेल, कि प्राइस सर्टेन करके आज एस्टेब्लिश कर ली जाएगी। प्राइस ये नहीं होगा कि फ्यूचर में देख लेंगे कितनी करनी है, नो, आज प्राइस तय हो जाएगी कि इतने में खरीदा, इतनी इसके ऊपर कॉस्ट, इतनी इसके ऊपर प्रॉफिट लेना है, ये प्राइस पे करनी है। प्राइस फ्लक्चुएट नहीं कर सकती, प्राइस वो फिक्स हो जाएगी उस प्राइस के ऊपर। ठीक है, सो द सर्टेनिटी ऑफ प्राइस इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ द सेल। इफ द प्राइस इज अनसर्टेन द सेल इज वॉइड। ये कह दीजिए कि अगर कल को ऐसा हुआ तो प्राइस इतनी चार्ज करूंगा, अगर कल को इतना हुआ तो फिर प्राइस इतनी चार्ज करूंगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। आज प्राइस फिक्स हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंटली द सेल मस्ट बी अनकंडीशनल, कि कोई कंडीशन उस पर अप्लाई नहीं करती हो कि अगर मैं तुम्हें ये चीज बेचता हूं तो तुम मेरे लिए ये करोगे या तुम ये करोगे या इस तरह होगा, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करेगी। अ कंडीशनल सेल इज इनवैलिड अनलेस द कंडीशन इज रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू द यूजेज ऑफ द ट्रेड। जैसे कि आप कहेंगे मुझे 2 साल की वारंटी दोगे, नो दिस इज ओके, लेकिन यहाँ क्योंकि जिस तरह की सेल यहाँ होती है उसमें कोई वारंटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है बेसिकली। ठीक है, यहाँ चीज की कमोडिटी को सेल कर दिया और कमोडिटी आगे दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो रही है, तो इसमें इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। जो ट्रेड के अंदर चीज अलाउड है वहां तक ओके है, उसके अलावा कोई चीज अलाउड नहीं है कंडीशन रखने के अंदर। ठीक है, अब इसकी प्रोसीजर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। क्लाइंट जाएगा टू द इंस्टीट्यूशन टू साइन ओवरऑल एग्रीमेंट वेयर बाय द इंस्टीट्यूशन प्रोमिसेस टू सेल द कमोडिटी, और जो क्लाइंट है वो प्रॉमिस करता है टू बाय इट फ्रॉम टाइम टू टाइम एट एन एग्रीड रेट ऑफ प्रॉफिट एडेड टू द कॉस्ट। This agreement may specify the limit up to which the facility may be availed। ठीक है, तो बेसिकली उसके साथ एग्रीमेंट हो जाता है कि टाइम टू टाइम मैं आपसे ये पैसे लेता रहूंगा, और इसके ऊपर, सॉरी, इसके ऊपर ये कमोडिटी लेता रहूंगा, और इसके ऊपर मैं आपको कॉस्ट के ऊपर इतने % प्रॉफिट भी दूंगा। ठीक है, और वो लिमिट भी सेट कर सकते हैं, मैक्सिमम इस अमाउंट तक वो लिमिट सेट की जा सकती है। इसके बाद एजेंसी का एग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन दी पार्टीज, जिसके अंदर क्लाइंट जो है वो अब एजेंट बन जाता है ऑफ द बैंक, और क्लाइंट को अपना एजेंट बनाकर ये कमोडिटी खरीदने के लिए मार्केट में भेजता है कि जाके मेरी तरफ से अपने एजेंट, मेरे तुम एजेंट हो,
मेरे बिहाफ पे जाके ये कमोडिटी खरीद लाओ। ठीक है, the agency agreement is signed by both the parties in which the institution appoints the client as his agent for purchasing the commodity on its behalf. Then the client purchases the commodity on behalf of the institution and takes possession as the agent of the institution. तो client चीज खरीद लेता है और उसका possession ले लेता है अपने पास as a agent of the bank. ठीक है, जब वो possession ले लेता है, the client informs the institution that it has purchased the commodity and simultaneously make an offer to purchase it from the institution. तो वो उसको बताते हैं मैंने तुम्हारे बेहाफ पे खरीद ली है, इसका पे ऑर्डर वो बनवा देते हैं। उसके बाद कहती है अब मैं ये तुमसे खरीदना चाहता हूँ बैंक से। तो बैंक उसको कहते हैं ठीक है, ओके, परचेज कर लें। तो वो बैंक उसके साथ ये चीज सेल कर देता है। Institution accepts the offer and the sale is concluded whereby ownership as well as the risk is transferred to the client. तो ओनरशिप भी और रिस्क दोनों ट्रांसफर हो जाते हैं। All the above conditions are necessary to effect a valid मुराबहा। ठीक है, कि ये सब कंडीशंस पूरी होना जरूरी है टू अफेक्ट अ वैलिड मुराबहा, अदरवाइज इट वुड बी इनवैलिड। इफ द इंस्टीट्यूशन परचेजेस द कमोडिटी डायरेक्टली फ्रॉम द सप्लायर, तो ये जो बीच वाली प्रोसेसेस हैं वो इग्नोर हो जाएंगी। इट डज नॉट नीड एनी एजेंसी एग्रीमेंट। तो एजेंसी का एग्रीमेंट नहीं होगा, डायरेक्टली वो सप्लायर से खरीदेगा बैंक और आपको प्रोवाइड कर देगा। The most essential element of the transaction is that the commodity must remain in the risk of the institution during the period between the third and the fifth stage. ठीक है, कि जब क्लाइंट ने परचेज करनी है और उसकी पोजेशन ले लेनी है, और इस दौरान जब वो इंस्टीट्यूशन को ऑफर करेगा कि मैं इसको खरीदना चाहता हूं, तो जब इंस्टीट्यूशन उसको सेल करेगा तब तक वो उसकी बैंक की कंस्ट्रक्टिव पोजीशन के अंदर होगा बेसिकली, और रिस्क उसका सारा उस बैंक ने बेयर करना है। The above step or transactions is the only way by which this transaction is distinguished from an ordinary interest based transaction. So this is the only way जिसके थ्रू ये कन्वेंशनल बैंक की ट्रांजैक्शन से डिफरेंशिएट किया जाता है इसे। अब ये इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दी हुई है कि एबीसी और कंपनी है, उसको राइस खरीदना होता है, वो राइस खरीदते हैं पहले जिसको हम कहते हैं पैडी राइस, और उसके बाद उसको प्रोसेस करके वो एक्सपोर्ट कर देते हैं डिफरेंट कंट्रीज को। तो उनकी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो है 100 मिलियन की टू परचेज द पैडी राइस फ्रॉम द सेलर्स। कंपनी जो है वो बैंक को अप्रोच करती है कि 100 मिलियन उनको चाहिए होता है इसके लिए। तो इस्लामिक बैंक उसके साथ मुराबा का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जब मुराबा का हो जाता है, तो जब उसको वो परचेज करना होता है पैडी राइस, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट तो वो टाइम टू टाइम की एग्रीमेंट करते हैं कि जब भी मुझे परचेज करना होगा आप इस बिहाफ पे मुझे लेकर दे देंगे, और मैं आपको कॉस्ट के ऊपर जो उसका प्रॉफिट है वो डालकर आपको ये पेमेंट कर दिया करूंगा। तो जब कस्टमर को जरूरत पड़ती है वो उसको कहता है कि मुझे 10 मिलियन के इस वक्त राइस खरीदने हैं और मुझे वो खरीद कर दे दें। उसकी बेसिस के ऊपर कंपनी जो बैंक है वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें अपना एजेंट अपॉइंट कर रहा हूँ, जाओ मार्केट से जाकर मेरे बिहाफ के ऊपर इतने चावल खरीद लाओ पैडी राइस। जब वो मार्केट जाता है किसी शॉप से, उसकी फाइनल बात हो जाती है, तो सप्लाई लेते हुए वो बैंक को फोन कर दें कि जी इसको पे ऑर्डर इशू कर दें, यहाँ पर जैसे कि यूनिक राइस के नाम से यूनिक राइस ट्रेडर्स को पे ऑर्डर इशू कर दें, मैंने इनसे राइस खरीद ली है। तो जब वो राइस खरीद लेता है उसके बाद साथ ही वो फोन के ऊपर ये भी कह देता है कि मैं ये राइस आपसे खरीदना चाहता हूँ। ये ऑफर बैंक एक्सेप्ट कर लेता है और वो राइस उसको बेच दिए जाते हैं। वो जो रेट था कि जिसके ऊपर खरीदा जाएगा और उसके प्लस कितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा वो पहले से तय हुआ है। तो पेमेंट जैसे यूनिक राइस को रिसीव हुई तो उन्होंने कस्टमर को सारा सामान दे दिया, उसने सारा खरीद लिया। उसने बैंक को कॉल की कि जी ये तुम्हारा माल मेरे पास आ गया है, मैं इसको 11 मिलियन में खरीदना चाहता हूँ। जो हमारी तय हुई है कि 10 मिलियन के राइस खरीदे हैं और उसके ऊपर जो भी 10% मैंने तय किया, तो 11 मिलियन में मैं इसको खरीदना चाहता हूँ आपके आपसे, और 6 महीने बाद पेमेंट करूंगा। बैंक उस पर एग्री कर जाता है, तो उसकी जेन्युइननेस ट्रांजेक्शन की इंश्योर करने के बाद, और इसके बाद ये सेल अकर हो जाती है। अब इसके बाद इन राइस का रिस्क कस्टमर का है। इससे पहले तक राइस का रिस्क बैंक के पास था, जब तक राइस खरीदे हुए थे, लेकिन बैंक कस्टमर ने उसको ऑफर नहीं की। जब ऑफर कर दी और बैंक ने एक्सेप्ट कर ली, तो अब रिस्क बैंक से कस्टमर पर शिफ्ट हो गया। जबकि कन्वेंशनल बैंक के अंदर क्या होता है, उसको 10 मिलियन का लोन मिल जाता है 6 महीने के लिए, और उसके ऊपर वो 1 मिलियन इंटरेस्ट पे कर देता। तो बेसिक डिफरेंस जो है यहाँ पर वो तरीके के अंदर है, प्रोसीजर के अंदर है। जो कि बैंक का है वो लोन बेस्ड है, और जो इस्लामिक बैंक का है वो सेल बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है। अब एक जो कुछ इश्यूज हैं इन मुराबा, तो सबसे पहला जो है क्या, सिक्योरिटी अगेंस्ट मुराबा।
तो कि बेसिकली कि पेमेंट जब आपको लेनी है, उसके साथ अभी ड्यू है, तो क्या उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी रखी जा सकती है? तो स्कॉलर्स कहने की सिक्योरिटी रखी जा सकती है, तो मॉर्गेज रखा जा सकता है, हाइपोथेसिशन हो सकती है, या फिर सम काइंड ऑफ लाइन ऑफ चार्ज या कोई इस तरह का कोई चीज हो सकती है जो कि एज अ सिक्योरिटी हो टू द बैंक. So payments accruing from the sale or receivables, and for this the client may be asked by the bank to furnish a security. The security may be in the form of a mortgage or a hypothecation or some kind of a line or charge. एक और चीज के अंदर जो आ जाती है कि गारंटी. सो ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी गारंटी करवा दे, मुराबा वाला जो कस्टमर है वो अपनी गारंटी दिलवा दे बैंक को कि जी अगर मैं पे ना कर सका या मैं डिफॉल्ट कर जाऊं तो मेरी जगह ये बंदा पे कर देगा. तो गारंटी भी दी जा सकती है इसके अंदर, ठीक है. गारंटर से जो है वो फीस ओरिजिनल क्लाइंट की चार्ज की जा सकती है, लेकिन गारंटर उससे कोई फीस चार्ज नहीं कर सकता. सो फॉर एग्जांपल कि एक सेल हुई, उसके अंदर उसने कहा कि जी मेरा ये गारंटर होगा, वो पे नहीं कर सका, तो गारंटर से बैंक अपनी ओरिजिनल अमाउंट जो है वो क्लेम कर लेगा विद प्रॉफिट. लेकिन गारंटर जो है अगर वो गारंटी देने के लिए उससे कोई क्लाइंट से पैसे चार्ज करे, मैं तुम्हारी गारंटी दे रहा हूँ मुझे इतने पैसे दो, ये अलाउड नहीं है. हाँ, गारंटर का कोई खर्चा होता है डॉक्यूमेंटेशन करने पे, कुछ एक्सपेंसेस आते हैं, वो दिए जा सकते हैं गारंटर को. इसके अलावा कोई चीज गारंटर को नहीं दी जाएगी. So seller can ask the client to furnish a third party guarantee in case of default on payment. The seller will have resources to the grantor who will be liable to pay the amount guaranteed to him. There are two issues जो कि सबसे पहला ये मैंने आपको दोनों बता दिए कि फ्री फ्रॉम द ओरिजिनल क्लाइंट के कैन नॉट चार्ज अ फी फ्रॉम द ओरिजिनल क्लाइंट. वो ओरिजिनल क्लाइंट से फी चार्ज नहीं कर सकता गारंटर. हाउएवर गारंटर चार्ज कर सकता है अपनी डॉक्यूमेंटेशन का एक्सपेंस. सो गारंटर कैन चार्ज फॉर एनी डॉक्यूमेंटेशन एक्सपेंस. अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट नया एक और आ जाता है जो है पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट. कि अगर वो डिफॉल्ट कर जाए तो क्या उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है. इसके ऊपर जो है वो इशू जो शरिया का है वो ये आ जाता है कि पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती, ठीक है. अनदर इशू विद मुराबा इज दैट इफ द क्लाइंट डिफॉल्ट्स इन पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑन द ड्यू डेट, द एडिशनल प्राइस कैन नॉट बी चार्ज नॉर कैन पेनल्टी फीस बी चार्ज. In order to avoid those adverse consequences, the alternative is that the client may be asked to undertake that if if fails to pay an installment on its due date, he will pay a certain amount to charity. For this purpose, the bank may mention a charity fund and disburse charity from it under the directions of the Sharia board of the bank. तो बेसिकली क्लाइंट को ये कंपेल किया जाएगा कि वो एक एग्रीमेंट में एक अंडरटेकिंग साइन करे जिसके अंदर वो ये कहे कि अगर मैंने आपको टाइम पर पैसे ना दिए तो मैं इस चैरिटी को, पर्टिकुलर चैरिटी को इतनी डोनेशन दूंगा. तो वो डोनेशन जो है वो बैंक का शरिया बोर्ड जो है उसको डिटरमाइन कर सकता है किस चैरिटी को दिया और इसको किस तरह से आगे डिस्पर्स किया जाए. Then comes in the concept of rollover murabah. ठीक है, मुराबा ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी रोल्ड ओवर फॉर अ फर्दर पीरियड वंस द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड्स. ठीक है, इट शुड बी अंडरस्टूड दैट अ मुराबा इज नॉट अ लोन, rather it is the sale of a commodity which is deferred to a specific date. Once this commodity is sold, its ownership transfers from the bank to the client and it is therefore no more a property of the seller. Now what the seller can claim is only the agreed price and therefore there is no question of effecting another sale on the same commodity between the same parties. अब हाँ, एक नया एग्रीमेंट तो हो सकता है लेकिन सेम कमोडिटी जो पहले से ऑलरेडी बिक चुकी है उसके ऊपर दोबारा से एक नया एग्रीमेंट हो, ऐसा नहीं हो सकता. अब होता ही है कि कन्वेंशनल के अंदर आप टाइम पे पेमेंट नहीं कर सके तो आप उसको रोल ओवर करवा लेते हैं जिसको अगले टाइम पीरियड के लिए, अगले 6 महीने के लिए रोल ओवर कर दे, मुझे अभी पेमेंट नहीं आई तो मैं आपको फिर पेमेंट कर दूंगा. लेकिन इस्लामिक इस मुराबा के कॉन्ट्रैक्ट में स्पेशली आप ये रोल ओवर नहीं कर सकते क्योंकि ये सेल एग्रीमेंट था. 6 महीने के लिए एक चीज सेल हुई, 6 महीने बाद पेमेंट करनी थी, अब वो पेमेंट 6 महीने बाद करनी है. ये नहीं हो सकता कि यही कमोडिटी दोबारा बेच के उसको जी रोल ओवर हो गया 6 महीने और के लिए. तो ये चीज करना अलाउड नहीं है. ओनरशिप की ट्रांसफर हो चुकी है, चीज बिक चुकी है, अब उसकी पेमेंट करनी, उसको रोल ओवर नहीं किया जा सकता. तो उसको टाइम तो दिया जा सकता, रोल ओवर नहीं किया जा सकता. मतलब उसके ऊपर नया प्रॉफिट नहीं ऐड करके उसे लिया जा सकता, उसको दोबारा से बेचा नहीं जा सकता. हाँ, उसको टाइम दिया जा सकता है कि इतने महीने में दे दो. अगेन एक इशू इंपॉर्टेंट कि रिबेट ऑन अर्ली पेमेंट, ये भी अक्सर एक चीज आ जाती है कि जी अर्ली पेमेंट कर दे, उसके ऊपर या तो कोई बैंक आपको कुछ चार्जेस छोड़ दे या फिर उसके ऊपर कोई फीस वगैरह चार्ज कर ले. तो एक जो रिबेट मिलता है ऑन अर्ली पेमेंट, ये भी इस्लामिक जो है कॉन्सेप्ट उसके अंदर अलाउड नहीं है कि प्राइस में कोई चेंज किया जाए.
हाँ, इसके अंदर एक चीज जो स्कॉलर्स के ओपिनियन के हिसाब से इन्होंने एडजस्ट की हुई है वो ये है कि अगर बैंक चाहे तो वैसे अगर कोई गरीब बंदा है जिसने लोन लिया हुआ तो उसको अपनी तरफ से कुछ रिबेट दे दे तो दे दे, लेकिन ये पहले से तय ना किया हुआ हो और हर क्लाइंट के साथ ये प्रैक्टिस ना की जाती हो। ठीक है, समटाइम्स डेटर्स वांट टू पे अर्लियर देन मैच्योरिटी टू गेट डिस्काउंट्स। द मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स इंक्लूडिंग द मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट कंसीडर दिस टू बी अन-इस्लामिक। However, if the Islamic bank or financial institution gives somebody a rebate on its own without stipulating it is the contract of murabaha, it is not objectionable, especially if the client is needy. This should not be made a regular practice and is in no way forms a part of the contract. तो कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा जाएगा कि अर्ली पेमेंट करोगे तो इतने पैसे देने होंगे, क्योंकि फिर ये कंडीशन बन जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। वही बात होगी ना कि इतनी देर में पेमेंट करोगे तो इतने पैसे होंगे, इतनी देर में करोगे तो इतने होंगे, तो ये आप नहीं कर सकते, सिंगल प्राइस तय होगी। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट इन मुराबा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट कैलकुलेबल होनी चाहिए, उसके बगैर ये ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। द मुराबा कैन ओनली बी इफेक्टेड व्हेन द सेलर कैन असरटेन द एग्जैक्ट कॉस्ट he has incurred in acquiring the commodity he wants to sell. If the exact cost cannot be ascertained, then the murahaba cannot take place. In this case, the sale will take place as musawama, that is sale without reference to the cost. अगर कॉस्ट एस्टेब्लिश नहीं हो सकती तो फिर वो मुसव्वमा होगी, फिर वो मुराबा की कॉस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि आपको कॉस्ट पता ही तो आप कॉस्ट डिस्क्लोज कैसे करेंगे। सो दैट इज एन इशू कि वही कमोडिटी सर्विस जिसकी कॉस्ट डिस्क्लोज हो सकती है, जिसकी कॉस्ट असरटेन की जा सकती है। एंड देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द मुराबा, कि कमोडिटी कैन नॉट बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मुराबा बिकॉज सर्टेन जो हर तरह की कमोडिटी उसको आप नहीं बना सकते, क्योंकि सर्टेन कमोडिटीज रिक्वायर नीड टू बी फुलफिल्ड। फॉर एग्जांपल, द शेयर्स ऑफ अ लॉफुल company can be sold or purchased on the basis of muraba because according to the principles of Islam, the shares represent ownership of assets in the company provided all other basic conditions of the transaction are fulfilled. A buyback agreement or selling without taking their possession is not allowed at all. So you get the condition के हर कमोडिटी को सेल नहीं किया जाता, लेकिन कुछ कमोडिटी जो जिसके ऊपर एस्टेब्लिश्ड हो कि ये चीज डेफिनेटली किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, उसके अंदर कमोडिटी के या सब्जेक्ट होने के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हों, वो चीज बेची या खरीदी जा सकती है ऑन द बेस ऑफ मुराबहा। लेकिन इसके अंदर कोई बायबैक एग्रीमेंट नहीं होगा। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि कोई चीज अगर उसकी पोजेशन में नहीं आई तो वो उसको बेच नहीं सकता। तो मुराबा इज नॉट परमिसेबल फॉर आइटम्स दैट कैन नॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेल। ठीक है, अब ये कॉमन मिस्टेक्स हैं इन दी मुराहबा फाइनेंसिंग। ठीक है, सम बेसिक मिस्टेक्स दैट कैन बी मेड इन द प्रिंसिपल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एज फॉलोइंग. The most common mistake is to assume that murabaha can be used for all types of transactions and financing. This mode can only be used when a commodity is to be purchased by the customer. If funds are required for some other purpose, murabaha cannot be used. सिर्फ कमोडिटी परचेज करने के लिए ही कस्टमर मुराबा कर सकता है। अगर पैसे किसी और काम के लिए इस्तेमाल होने हैं तो ये मुराबा नहीं हो सकता। ये बड़ी कॉमन मिसकंसेप्शन है लोगों में कि पैसे किसी और काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकेंगे। नो, पैसे आप सिर्फ उस पर्टिकुलर कमोडिटी को ही परचेज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट आपका मुराबा का उसी कमोडिटी का हुआ है। Then the document in Murabaha signed for obtaining funds is for a specific commodity, and therefore it is important to certify and ensure the subject matter of the Murabaha. तो इसलिए अगेन कि क्योंकि जो इसका एग्रीमेंट होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा मुराबा का, वो जब साइन हो रहा होगा तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक कमोडिटी की बात हो रही होगी कि इस कमोडिटी के लिए ही ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो उस कमोडिटी को सर्टिफाई या इंश्योर किया जाएगा सब्जेक्ट मैटर को कि ये वही कमोडिटी है जो हमने कही थी और एग्जैक्ट उसकी सब्जेक्ट मैटर की रिक्वायरमेंट्स पूरी करती है। कोई सब्जेक्ट मैटर की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर से पूरी तो नहीं उतरती, जो जैसे कि सेल बैक का एग्रीमेंट हो तो फिर वो नहीं अलाउड होगा। In some cases, the sale of the commodity to the client is effected before the commodity is acquired from the supplier. ठीक है, अब ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बड़ी कॉमनली की जाती है कि सेल आपने कर दी, कमोडिटी की एग्रीमेंट हो गया क्लाइंट के साथ, जबकि वो कमोडिटी अभी तक सप्लायर से बैंक के पास आई नहीं थी।
और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब तक उसकी पोजेशन में नहीं आती वो चीज बेच नहीं सकता, या अगर वो बनी नहीं है, अभी कोई मशीनरी उसको ऑर्डर दिया हो तो वो अभी तक बनी नहीं, वो एग्जिस्टेंस में आई नहीं, तो पहले ही सेल का एग्रीमेंट हो जाएगा, तो दिस वोंट बी अलाउड. So this occurs when the various stages of the muraba are skipped and the documents are signed all together. It is important to remember that murabaha is a package of different contracts and they come into play one after another at their respective stages. तो ये नहीं कि सारे कॉन्ट्रैक्ट एक साथ साइन कर लिए जाएंगे, जी मैं इसको खरीद भी लेता हूँ, मैंने इसको खरीद लिया, और ये सारा कुछ विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट फिर दूसरा फिर तीसरा, जिस तरह से उसकी सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस को फॉलो किया जाना जरूरी है. Then it has been observed in some financial institutions that murabaha is applied on already purchased commodities. This is not permitted in Sharia and can only be effected on commodities that have not yet been purchased. तो एक चीज ये भी कुछ बैंक्स कर लेते हैं कि जी मुराहबा कर लिया, लेकिन उसी कमोडिटी पे कर लिया जो ऑलरेडी क्लाइंट ने परचेज की हुई है, उसकी क्योंकि पेमेंट करनी होती है ना, तो वो ऑलरेडी क्लाइंट ने परचेज की हुई है, उसके ऊपर मुराहबा कर लिया. उसके ऊपर मुराहबा नहीं हो सकता, उसको नए सिरे से कमोडिटी परचेज करनी होगी. So already purchased commodity के ऊपर मुराबा नहीं हो सकता. It is not permitted in Sharia and can only be effected on commodities that have not yet been purchased. Then both the customer and bank staff must properly be educated. Lack of awareness about Islamic financing modes may cause Sharia non-compliance issues. तो Sharia non-compliance के साथ वो चीज void हो जाएगी, वो contract void हो जाएगा, वो इस्लामिक नहीं रहेगा. नाउ द रिस्क मैनेजमेंट ऑफ मुराबा फाइनेंसिंग, के मुराबा फाइनेंसिंग के अंदर रिस्क मैनेजमेंट कैसे की जाएगी. सो रिस्क और उसकी मिटिगेशन के लिए क्या क्या किया जाता है, मेजर रिस्क. तो सबसे पहला रिस्क जो आ जाता है मुराबा फाइनेंसिंग के अंदर, वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिस्क आ जाता है. क्योंकि जैसे ही वो प्रोडक्ट खरीदेगा तो उसके जो डिस्ट्रक्शन का या लॉस का एसेट की जो है वो बिफोर द सेल टू द कस्टमर, रिस्क सारा का सारा बैंक के ऊपर आ जाता है. तो ये एक अगर बहुत बड़ा रिस्क है कि सारा माल अगर डैमेज हो जाए, फ्लड आ जाए, कोई रास्ते में रोड में एक्सीडेंट हो जाए सामान ट्रांसफर करते करते, तो क्योंकि अभी उसका रिस्क बैंक का है तो बैंक को इसका नुकसान हो सकता है. So in Muraba financing, an Islamic bank should assume the risk of destruction or loss of the asset prior to its sale to the customer. अब उसको मिटिगेट कैसे किया जाता है, तकफुल कवरेज बाय द मुराबा एसेट्स. ठीक है कि मुराबा एसेट्स को तकफुल के थ्रू कवर कर लिया जाए, इंश्योरेंस बेसिकली इस्लामिक इंश्योरेंस जो है उसके थ्रू कवर कर लिया जाए. Another tool for managing this risk is to minimize the time of ownership by selling the asset to the customer immediately after acquiring the asset. So ये जो दूसरी स्टेप है ये भी बहुत कॉमनली की जाती है कि एसेट एक्वायर करते ही फॉरन कस्टमर को भेज दिया जाता है, कि फॉरन ही वो ऑफर करता है खरीदने की और फॉरन ही उसको भेज दिया जाता है, एग्रीमेंट साइन कर लिया जाता है. तो जो एसेट है वो अब कस्टमर की ओनरशिप में एज सून एज पॉसिबल चला जाए, ताकि ज्यादा देर बैंक की ओनरशिप में रहे ही ना. अब इसके अंदर जो दूसरा रिस्क इन्वॉल्व है वो क्रेडिट रिस्क, क्योंकि बैंक ने उधार दिया हुआ है, बैंक ने 6 महीने बाद पेमेंट लेनी है या 3 महीने बाद, या जितने भी टाइम पीरियड बाद उसके बाद पेमेंट लेनी. सामान की पेमेंट तो हो गई, वो तो चला गया सामान, अब उसकी पेमेंट बाद में, तो क्रेडिट रिस्क आ गया कि वो डिफॉल्ट ना कर जाए. So it is the risk pertaining to the default or delay by the customer in paying off his obligations. इसको मिटिगेट करने के लिए तो सबसे पहली चीज, any Sharia compliant security can be taken to cover the risk of non payment or delay in payment. जैसे कि उससे सिक्योरिटी रखवा लीजिए, कोई चीज भी ऐसी जो शरिया कंप्लाइंट हो वो उसे लेकर सिक्योरिटी के तौर पे अपने पास रख लिया जाए. एक तरीका ये है. देन दूसरा तरीका ये है कि रोबस्ट इवैल्यूएशन ऑफ कस्टमर्स बिजनेस परफॉर्मेंस और इंडस्ट्री आउटलुक, के लोन देने से पहले आप उसके बिजनेस की परफॉर्मेंस और इंडस्ट्री के आउटलुक को एक बार अच्छी तरह से स्टडी कर लें. और लास्ट तरीका उसके अंदर यह है कि मैचिंग द मुराबहा फाइनेंसिंग विद द कैश साइकिल ऑफ द कस्टमर, ताकि मुराबा फाइनेंसिंग उसी वक्त हो और उसका जो एग्रीमेंट है उस टाइम पे एक्सपायर हो जब कस्टमर के पास कैश आना हो, ताकि कस्टमर पेमेंट कर सके. फॉर एग्जांपल, इफ अ कस्टमर सेल्स हिज गुड्स इन द मार्केट ऑन क्रेडिट फॉर 90 days, then the tenure for Muraba financing must be kept around the 90 days so that जैसे उसकी पेमेंट वापस आए तो वो बैंक को पैसे वापस कर सके. Then comes in the Sharia non-compliant risk. So this is the risk of non-compliance of basic Sharia requirement. जैसे ऊपर हमने भी 4 डिस्कस किए कि इन केसेस के अंदर जो है ये नॉन कंप्लायंट हो जाएगा या फिर गलती हो जाए, इस तरह से एग्रीमेंट सारे इकट्ठे साइन कर ले जाए या कमोडिटी को ना देखा जाए, तो उस केस के अंदर ये शरिया नॉन कंप्लायंट हो जाएगा. इस केस के अंदर एक शरिया नॉन कंप्लायंट रिस्क आ गया कि ये तो इस्लामिक रहा ही नहीं. So this is the risk of non-compliance of basic Sharia requirements for a Murabah transaction, which result